स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय शौर्या में, जिसमें आज हम लुसेंट सामान्य अध्ययन का पॉलिटी विषय अर्थात राज्य व्यवस्था विषय का अध्याय 13 संघीय कार्यपालिका का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 53 में मिलता है। ठीक है, तो भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, अनुच्छेद 53। भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है क्योंकि मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, तो मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। किस व्यवस्था में? संसदीय व्यवस्था में। अतः राष्ट्रपति जो है नाम मात्र की कार्यपालिका होती है तथा प्रधानमंत्री तथा उसका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका होती है। ठीक है दोस्तों, तो हमने देखा नाम मात्र की कार्यपालिका जो है वह राष्ट्रपति होती है, जबकि वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री तथा उसका मंत्रिमंडल होता है। आगे बढ़ते हैं, अब चर्चा करते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय राष्ट्रपति की, जिनका उल्लेख है अनुच्छेद 52 में। ठीक है, राष्ट्रपति का उल्लेख अनुच्छेद 52 में मिलता है। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। ठीक है, राष्ट्रपति जो है हमारे देश के संवैधानिक प्रमुख होते हैं, संवैधानिक प्रधान होते हैं। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। राष्ट्रपति पद की योग्यता की बात करें तो राष्ट्रपति के अनुच्छेद 58 के अनुसार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति होने योग्य तब होगा जब पहला बिंदु है भारत का नागरिक हो। ठीक है, दूसरा बिंदु है 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। तीसरा बिंदु है लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो। ठीक है, योग्य होना चाहिए। उसके बाद चौथा बिंदु है चुनाव के समय लाभ का पद धारण नहीं करता हो। ठीक है, एक बार फिर देख लेते हैं कि राष्ट्रपति पद की योग्यता जो है अनुच्छेद 58 में मिलती है, एवं इसमें चार बिंदु है कि कब कोई व्यक्ति राष्ट्रपति है बनने हेतु योग्य होगा। पहला बिंदु था भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। तीसरा है लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने योग्य होना चाहिए, और चौथा है चुनाव के समय लाभ का पद धारण नहीं करना हो। ठीक है, लाभ का पद धारण नहीं करता हो। नोट दिया है कि यदि व्यक्ति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर हो या संघ अथवा किसी राज्य की मंत्रिपरिषद का सदस्य हो तो वह लाभ का पद नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो संविधान में यह पहले ही बता दिया है कि लाभ का पद किसे नहीं माना जाएगा। तो एक तो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का पद, इसके अलावा संघ अथवा किसी राज्य की मंत्रिपरिषद का सदस्य, ये लाभ का पद नहीं माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल की बात करते हैं, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 54 में मिलता है। इसमें राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य रहते हैं। ठीक है, नवीनतम व्यवस्था के अनुसार पुडुचेरी विधानसभा तथा दिल्ली की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को भी इसमें शामिल किया गया है। दोस्तों एक बात ध्यान रखना कि इसमें राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को ही शामिल किया गया है। हमें पता है कि लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में कुछ मनोनीत सदस्य भी होते हैं। ठीक है, जैसे कुछ आंग्ल भारतीय हो गए। इसके अलावा राज्यसभा में 12 मनोनीत सदस्य होते हैं, तो इनको इसमें शामिल नहीं करते हैं। ठीक है, इसमें सिर्फ निर्वाचित सदस्यों को शामिल करते हैं। और इसके अलावा विधान परिषद भी होती है राज्यों में, कुछ राज्यों में, जिनके सदस्यों को इसमें शामिल नहीं करते। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल के 50 सदस्य प्रस्तावक हों तथा 50 सदस्य अनुमोदक होते हैं। ठीक है, तो 50-50 सदस्य प्रस्तावक और अनुमोदक होते हैं। एक ही व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो सकता है। ठीक है, तो एक व्यक्ति जिसका जितना मन हो उतना राष्ट्रपति पद पर बन सकता है। ठीक है, फिर है अगला बिंदु, राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तीसरे स्वरूप एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है, जिसका उल्लेख हमें अनुच्छेद 55 में मिलता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 55 में क्या है? समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अर्थात तीसरे स्वरूप एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 55 हमको याद रखना है, जिसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन का उल्लेख मिलता है। अगला बिंदु है राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा जो है उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है।
निर्वाचन अवैध घोषित होने पर उसके द्वारा किए गए कोई भी कार्य अवैध नहीं होते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए उनका निर्वाचन हो गया जो कि अवैध हो गया, लेकिन उन्होंने उस दौरान कई सारे कार्य कर दिए तो वो अवैध घोषित नहीं होते हैं। अगला बिंदु हम देखेंगे, समानुपातिक प्रतिनिधित्व क्या होता है। ठीक है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली में किसी पार्टी को उतनी ही प्रतिशत सीटें मिलती हैं जितने प्रतिशत उसे वोट मिलते हैं। ठीक है, तो किसी पार्टी को उतनी प्रतिशत ही सीटें मिलेंगी जितने प्रतिशत उसे वोट मिलते हैं। मान लीजिए 100% में से उसको 20% वोट मिले हैं, अर्थात उसे 20% सीटें ही मिली हैं। प्रत्येक पार्टी को, यानी कि जनगणना मतगणना के बाद प्रत्येक पार्टी को संसद में उसी अनुपात में सीटें दे दी जाती हैं जिस अनुपात में उसे वोटों में हिस्सा मिलता है। प्रत्येक पार्टी चुनावों से पहले अपने प्रत्याशियों की एक प्राथमिकता सूची जारी करती है और अपने उतने ही प्रत्याशियों को उस प्राथमिकता सूची में चुन लेती है जितनी सीटों का कोटा उसे दिया जाता है। चुनावों की इस व्यवस्था को समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहते हैं। समानुपातिक प्रतिनिधित्व के दो प्रकार होते हैं। ठीक है, ये दो लिखा हुआ है। कुछ देशों जैसे इजराइल या नीदरलैंड में पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है और प्रत्येक पार्टी को राष्ट्रीय चुनावों में प्राप्त वोटों के अनुपात में सीटें दे दी जाती हैं। दूसरा तरीका है अर्जेंटीना और पुर्तगाल में देखने को मिलता है, जहां पूरे देश को बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र में बांट दिया जाता है और प्रत्येक पार्टी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए अपने प्रत्याशियों की एक सूची जारी करती है जिसमें उतने ही नाम होते हैं जितने प्रत्याशियों को उस निर्वाचन क्षेत्र से चुना जाता है। इन दोनों ही रूपों में मतदाता राजनीतिक दलों को वोट देते हैं, ना कि उनके प्रत्याशियों को। एक पार्टी को किसी निर्वाचन क्षेत्र में जितने मत प्राप्त होते हैं उसी आधार पर उसे उस निर्वाचन क्षेत्र में सीटें दे दी जाती हैं। अतः किसी निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि वास्तव में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि होते हैं। ठीक है, तो वोट जो है किसी व्यक्ति को नहीं जाता, वोट जाता है पार्टी के लिए। ठीक है, तो मतलब कि राजनीतिक दल के लिए वोट जाता है। नोट दिया है कि भारत में हमने समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को केवल अप्रत्यक्ष चुनाव के लिए ही एक सीमित रूप में अपनाया है। हमारा संविधान राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और विधान परिषदों के चुनावों के लिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का एक तीसरा और जटिल स्वरूप, जिसे एकल संक्रमणीय मत प्रणाली कहते हैं, उसको अपनाया है। अब आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। अपने पद की समाप्ति के बाद भी वह पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। इसका उल्लेख जो है वह अनुच्छेद 56 में दिया गया है। पद धारण करने से पूर्व राष्ट्रपति को एक निर्धारित प्रपत्र पर भारत के मुख्य न्यायाधीश अथवा उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख शपथ लेनी पड़ती है। नोट दिया है, अनुच्छेद 77(1) के अनुसार भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से की हुई कही जाएगी और अनुच्छेद 77(3) के अनुसार राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 77(1) क्या कहता है कि समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से हुई कही जाएगी और अनुच्छेद 77(3) क्या कहता है कि भारत सरकार का कार्य, राष्ट्रपति जो है भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए और मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं भारत के राष्ट्रपतियों की। ठीक है, तो कौन कौन राष्ट्रपति रहे हैं भारत के। सबसे पहले राष्ट्रपति रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फिर हैं डॉक्टर राधाकृष्णन। राजेंद्र प्रसाद जो थे 26 जनवरी 1950 से लेकर 13/5/1962 तक रहे थे। ठीक है, फिर है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो हमारे पहले राष्ट्रपति रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनके बाद डॉक्टर एस राधाकृष्णन, इनके बाद तीसरे नंबर के राष्ट्रपति जाकिर हुसैन, चौथे नंबर पर वीवी गिरी, पांचवें नंबर पर फखरुद्दीन अली अहमद, फिर छठवें नंबर पर नीलम संजीव रेड्डी, फिर सातवें नंबर पर ज्ञानी जेल सिंह,
8वें नंबर पर आर वेंकटरमन, 9वें नंबर पर डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, 10वें नंबर पर के आर नारायण, 11वें नंबर पर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम तथा 12वें नंबर पर हमारी देश की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। इनके बाद 13वें नंबर पर प्रणब मुखर्जी तथा 14वें नंबर पर रामनाथ कोविंद एवं अभी वर्तमान में 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू। स्वतंत्रता के बाद पैदा होने वाली भारत की पहली महिला राष्ट्रपति जिनका जन्म 20 जून 1958 को हुआ था। ठीक है। अगला नोट है बीवी गिरी 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 ईस्वी तक न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 ईस्वी एवं बीडी जत्ती 11 फरवरी 1977 से 20 जुलाई 1977 ईस्वी तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर बने रहे। ठीक है। तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन कौन थे? वीवी गिरी, मोहम्मद हिदायतुल्लाह तथा बीडी जत्ती, ये 3 कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर रहे हैं। अब महत्वपूर्ण बिंदु है कि राष्ट्रपति निम्न दशाओं में 5 वर्ष से पहले भी पद का त्याग कर सकते हैं। कौन कौन सी 3 स्थिति हैं? कौन कौन सी 2 स्थिति हैं? तो पहला है कि उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने त्यागपत्र द्वारा। यह त्यागपत्र जो है उपराष्ट्रपति को संबोधित किया जाएगा। ठीक है। किसको संबोधित किया जाएगा? उपराष्ट्रपति को, जो इसकी सूचना लोकसभा के अध्यक्ष को देगा। ठीक है। सूचना किसको देगा? लोकसभा के अध्यक्ष को देगा, जो कि अनुच्छेद 56(2) में है। फिर महाभियोग द्वारा, दूसरा पॉइंट है महाभियोग द्वारा हटाए जाने पर, जो कि अनुच्छेद 61 में दिया गया है। महाभियोग के लिए केवल एक ही आधार है जो अनुच्छेद 61(1) में उल्लिखित है, और वह है संविधान का अतिक्रमण। ठीक है। अतिक्रमण या तो संविधान का उल्लंघन भी कह सकते हैं। अगला बिंदु है राष्ट्रपति पर महाभियोग। इसकी प्रक्रिया देखते हैं। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 में मिलता है। अब जानते हैं इसके बारे में। राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन पर, ठीक है, यहां पर हमें ध्यान रखना है कि शब्द दिया है उल्लंघन। तो संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन पर संसद के किसी सदन द्वारा उस पर महाभियोग लाया जा सकता है, परंतु इसके लिए आवश्यक है कि राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना दी जाए। ठीक है। पहली बात तो यह है कि संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन पर संसद के किसी भी सदन द्वारा, मतलब कि राज्यसभा या लोकसभा, इनके द्वारा महाभियोग लाया जा सकता है। लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि राष्ट्रपति को इससे पहले, मतलब 14 दिन पहले लिखित रूप में सूचना दी जाए, जिस पर उस सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने जरूरी है। अब संसद के उस सदन जिसमें महाभियोग का प्रस्ताव पेश है, उसके 2/3 सदस्यों द्वारा पारित कर देने पर प्रस्ताव जो है फिर दूसरे सदन में जाएगा। मान लीजिए कि पहले लोकसभा में लाया गया है, तो लोकसभा के 2/3 सदस्य उसको पारित कर देते हैं। इसके बाद वह दूसरे सदन अर्थात राज्यसभा में जाएगा। तो दूसरा सदन राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों की जांच करेगा या कराएगा। ऐसी जांच में राष्ट्रपति के ऊपर लगाए गए आरोपों को सिद्ध करने वाला प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है, तब राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया पूरी समझी जाएगी और उसी तिथि से राष्ट्रपति को पद त्याग करना होगा। ठीक है। तो ये रही महाभियोग की प्रक्रिया। अब राष्ट्रपति की रिक्ति को 6 महीने के अंदर भरना जरूरी होता है। मान लीजिए कि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया है, तो उसे हम किसी भी स्थिति में 6 महीने के अंदर भरना ही पड़ेगा। जब राष्ट्रपति पद की रिक्ति पदावधि 5 वर्ष की समाप्ति से हुई है, तो निर्वाचन पदावधि की समाप्ति के पहले ही कर लिया जाएगा। ठीक है। जो कि अनुच्छेद 62(1) में लिखा गया है। ठीक है। किंतु यदि उसे पूरा करने में कोई विलंब हो जाता है, तो राज अंतराल न होने पर, इसलिए राज अंतराल न होने पाए, इसलिए यह बंद है कि राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद पर बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद धारण नहीं कर लेता। इसका उल्लेख अनुच्छेद 56(1) में मिलता है। ठीक है। 56(1) गा में मिलता है। अगला बिंदु है ऐसी दशा में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं कर सकेगा। ठीक है। मतलब कि अनुच्छेद 56(1) गा जब लागू होगा तो उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं कर सकेगा।
अगला बिंदु है कि अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन अर्थात अनुच्छेद 70। जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो, मतलब कि दोनों ही अनुपस्थित हों, ऐसी आकस्मिकताओं में अनुच्छेद 70 राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करने का उपबंध करता है। इसके अनुसार संसद जैसा उचित समझे वैसा उपबंध कर सकती है। इसी उद्देश्य से संसद ने राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 ईस्वी पारित किया है। ठीक है, तो संसद ने इसी उद्देश्य के लिए राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 ईस्वी में पारित किया, जो यह उपबंधित करता है कि यदि उपराष्ट्रपति भी किसी कारणवश उपलब्ध नहीं है तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या तो उसके नहीं रहने पर उसी न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश अर्थात उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम जो सबसे सीनियर मोस्ट न्यायाधीश हैं उनको जो समय उस समय उपलब्ध हों राष्ट्रपति के कृत्यों का संपादन करेगा। ठीक है, अब बात करते हैं राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्तों की। राष्ट्रपति का मासिक वेतन जो है 5 लाख रुपया है। इसके अलावा उन्हें आजीवन फ्री मेडिकल और आवास और इलाज की सुविधा समेत अन्य भत्ते मिलते हैं। राष्ट्रपति का वेतन जो है आयकर से मुक्त होता है। ठीक है, कोई इनकम टैक्स नहीं लगता इनके वेतन पर। अगला बिंदु है भारत के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी दुनिया भर में कहीं मुफ्त में यात्रा कर सकते हैं। ठीक है, और राष्ट्रपति के पास 5 लोगों का सेक्रेटेरियल स्टाफ होता है। आगे है अगला बिंदु कि राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उनके वेतन और भत्ते में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं की जा सकती, मतलब कि कार्यकाल के दौरान कुछ भी हो जाए उनके वेतन और भत्तों में कमी नहीं की जा सकती है। अगला है राष्ट्रपति को अवकाश ग्रहण करने के बाद पेंशन के रूप में 1.5 लाख रुपए प्रति माह मिलता है। साथ ही स्टाफ पर खर्च करने के लिए 60,000 रुपये महीना अलग से दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रपति के अधिकार एवं कर्तव्य की बात करते हैं। पहला बिंदु है नियुक्ति संबंधी अधिकार। राष्ट्रपति निम्न की नियुक्ति करता है। पहला, भारत का प्रधानमंत्री। दूसरा, प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों को। तीसरा है सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों। चौथा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। पांचवा, राज्यों के राज्यपाल। छठवां, मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त। सातवां, भारत के महान्यायवादी। आठवां, राज्यों के मध्य समन्वय के लिए अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य। और नवा है संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों। फिर 10वां है संघीय क्षेत्र के मुख्य आयुक्त। 11वां, वित्त आयोग के सदस्य। 12वां, भाषा आयोग के सदस्य। 13वां, पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्यों। 14वां, अल्पसंख्यक आयोगों के सदस्यों। 15वां, भारत के राजदूतों तथा अन्य राजनयिकों को। 16वां, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में रिपोर्ट देने वाले आयोग के सदस्यों आदि की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला बिंदु है विधायी शक्तियां। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। ठीक है, इसे निम्न विधायी शक्तियां प्राप्त हैं। पहला, संसद के सत्र को आहूत करने, सत्रावसान करने तथा लोकसभा भंग करने संबंधी अधिकार। दूसरा है संसद के एक सदन में या एक साथ सम्मिलित रूप से दोनों सदनों में अभिभाषण करने की शक्ति। तीसरा है लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के प्रारंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में सम्मिलित रूप से संसद के में अभिभाषण करने की शक्ति। चौथा है संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही कानून बनता है। पांचवा है संसद में निम्न विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक होती है। तो कौन कौन से ऐसे विधेयक हैं जिन्हें पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति जरूरी होती है? तो पहला है नए राज्यों का निर्माण। ठीक है, दूसरा है वर्तमान राज्य के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन संबंधी विधेयक। फिर बी पॉइंट है कि धन विधेयक जो कि अनुच्छेद 110 में है। फिर संचित निधि में व्यय करने वाले विधेयक अर्थात अनुच्छेद 117(3).
फिर डी है ऐसे कराधान पर जिनमें राज्य के हित जुड़े हुए हैं और प्रभाव डालने वाले विधेयक। फिर ई है राज्यों के बीच व्यापार वित्त व्यापार वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन लगाने वाले विधेयक, जो कि अनुच्छेद 304 में है। अब छठवां पॉइंट है कि यदि किसी साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में कोई असहमति है, ठीक है, असहमति है, तो उसे सुलझाने के लिए राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 108 में मिलता है। ठीक है, नोट दिया है महत्वपूर्ण कि किसी अनुदान की मांग राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही की जाएगी, अन्यथा नहीं की जाएगी, जिसका वर्णन अनुच्छेद 113 3 में किया गया है। अगला बिंदु है 3 संसद सदस्यों के मनोनयन का अधिकार। ठीक है, राष्ट्रपति को लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व नहीं होने पर उसे समुदाय के 2 व्यक्तियों को मनोनीत करने की शक्ति संविधान के अनुच्छेद 331 के तहत प्रदान की गई थी। ठीक है, तो अभी तक क्या हो रहा था कि 331 जो अनुच्छेद है संविधान में, उसके तहत आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता था। लेकिन फिर क्या हुआ, 104वां संविधान संशोधन अधिनियम आया। ठीक है, उसके द्वारा इस उपबंध को समाप्त कर दिया गया। इसी प्रकार वह कला, साहित्य, पत्रकारिता, विज्ञान तथा सामाजिक कार्यों में पर्याप्त अनुभव और दक्षता रखने वाले 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में नामजद अर्थात मनोनीत कर सकता है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 80(3) में दिया गया है। ठीक है, तो अनुच्छेद 80(3) में 12 व्यक्तियों को वह राज्यसभा में नामजद अर्थात मनोनीत कर सकता है। कहाँ कहाँ से? कला, साहित्य, पत्रकारिता, विज्ञान और सामाजिक कार्यों में पर्याप्त अनुभव। फिर अगला बिंदु है अध्यादेश जारी करने की शक्ति। संसद के स्थगन के समय, मतलब कि संसद जब स्थगित है, संसद जब कार्य नहीं कर रही होती है, उस समय अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है, जिसका प्रभाव संसद के अधिनियम के ही समान होता है। इसका प्रभाव संसद सत्र के शुरू होने के 6 सप्ताह तक ही रहता है, परंतु राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश नहीं जारी कर सकता। जब दोनों सदन सत्र में होते हैं तब राष्ट्रपति को यह शक्ति नहीं होती। ठीक है, तो जो राष्ट्रपति हैं 123 अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करते हैं, और इसका जो प्रभाव है संसद के सत्र शुरू होने के सिर्फ 6 सप्ताह तक ही रहता है, परंतु राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकते। और जब दोनों सदन सत्र में होते हैं तब राष्ट्रपति को यह शक्ति नहीं होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 5वां बिंदु है सैन्य शक्ति। सैन्य बलों की सर्वोच्च शक्ति राष्ट्रपति में सन्निहित होती है, किंतु इसका प्रयोग विधि द्वारा नियमित होता है। राजनीतिक शक्ति की बात करें तो दूसरे देशों के साथ कोई भी समझौता या संधि राष्ट्रपति के नाम से ही की जाती है। राष्ट्रपति विदेशों के लिए भारतीय राजदूतों की नियुक्ति करता है एवं भारत में विदेशों के राजदूतों की नियुक्ति का अनुमोदन करता है। अगला बिंदु है क्षमादान की शक्ति, जो कि महत्वपूर्ण है, इसे अच्छे से हमें याद रखना है। संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा करने, उसका प्रविलंबन, परिहार और लघुकरण की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, तो राष्ट्रपति को क्या शक्ति प्राप्त है कि किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को सबसे पहला क्षमा करने, उसका प्रविलंबन करने, परिहार करने और लघुकरण की शक्ति प्राप्त है। अब क्षमा में क्या होता है, दंड और बंदीकरण दोनों हटा लिया जाता है और दोषी को पूर्णतः माफ कर दिया जाता है, मतलब मुक्त कर दिया जाता है। फिर आते हैं लघुकरण पर। लघुकरण में दंड के स्वरूप को बदलकर कम कर दिया जाता है। ठीक है, तो लघुकरण में दंड के स्वरूप को बदलकर कम कर दिया जाता है, जैसे कि उदाहरण के लिए मृत्यु दंड का लघुकरण करके कठोर या साधारण कारावास में परिवर्तित करना। अब है अगला परिहार। परिहार में क्या होता है, दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि में कमी कर दी जाती है। ठीक है, उदाहरण के लिए बात करें तो जैसे
2 वर्ष के कठोर कारावास को 1 वर्ष के कठोर कारावास में परिहार कर देना। ठीक है? तो परिहार मतलब कि दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि कम कर दी जाती है। ठीक है? अगला है प्रविलंबन। प्रविलंबन में किसी दंड पर, विशेषकर मृत्यु दंड पर रोक लगाना है ताकि दोषी व्यक्ति क्षमा याचना कर सके। ठीक है? इसके बाद है विराम। विराम में किसी दोषी के सजा को विशेष स्थिति में कम कर दिया जाता है, जैसे कि कोई गर्भवती स्त्री है, उसको अ, उस स्त्री की सजा को कम कर देना। अगला है नोट। जब क्षमादान की पूर्व याचिका राष्ट्रपति ने रद्द कर दी हो तो दूसरी याचिका नहीं दायर की जा सकती। ठीक है? तो जब क्षमादान की पूर्व याचिका राष्ट्रपति ने रद्द कर दी है तो दूसरी याचिका आप दायर नहीं कर सकते। 8वां बिंदु है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। तो देखते हैं इसको विस्तार से। आपातकाल से संबंधित उपबंध भारतीय संविधान के भाग 18 के अनुच्छेद 352 से 360 के अंतर्गत मिलता है। मंत्रिपरिषद के परामर्श से राष्ट्रपति 3 प्रकार के आपात लागू कर सकता है। पहला है युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाया गया आपात, जो कि अनुच्छेद 352 में है। फिर बी है राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने से उत्पन्न आपात, अनुच्छेद 356 अर्थात राष्ट्रपति शासन होता है। इसके बाद सी पॉइंट है वित्तीय आपातकाल। ठीक है? वित्तीय आपात जो है अनुच्छेद 360 में, जो कि न्यूनतम अवधि इसकी 2 माह होती है। ठीक है? तो 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं जो कि संविधान के भाग 18 में है, अनुच्छेद 352 से 360 तक। पहला क्या था? नहीं, इसमें क्या है कि मंत्रिपरिषद के परामर्श से राष्ट्रपति 3 प्रकार के आपात लागू कर सकता है। ठीक है? तो 352 के तहत जो है युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाया गया आपात है। और 356 में क्या है? राष्ट्रपति शासन अर्थात राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता होने से उत्पन्न राष्ट्रीय आपातकाल होता है। फिर है तीसरा अनुच्छेद 360, जिसमें न्यूनतम अवधि 2 माह की होती है, जो कि वित्तीय आपातकाल है। आगे बढ़ते हैं। 9वां पॉइंट है राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय से अनुच्छेद 143 के अधीन परामर्श ले सकता है, लेकिन वह यह परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं होता। ठीक है? 10वां पॉइंट है कि राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। राष्ट्रपति द्वारा पारित कोई विधेयक तभी अधिनियम बनता है जब राष्ट्रपति उसे अपनी सहमति देता है। ठीक है? तो राष्ट्रपति जब अपनी सहमति किसी विधेयक को दे देते हैं तो वह अधिनियम बन जाता है। तो जब ऐसा विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के लिए प्रस्तुत होता है तो उनके पास 3 विकल्प मौजूद होते हैं। ठीक है? और यह जो शक्ति है, ये 3 विकल्प जो है संविधान के अनुच्छेद 111 के अंतर्गत उनको प्राप्त होते हैं। ठीक है? ध्यान रखना है कि वीटो शक्ति जो है अनुच्छेद 111 में है। तो इसमें पहला बिंदु क्या है? वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकते हैं। ठीक है? इसके बाद अथवा विधेयक पर अपनी स्वीकृति को सुरक्षित कर सकते हैं। तीसरा, वह विधेयक जो कि धन विधेयक ना हो उसको छोड़कर संसद के पुनर्विचार हेतु लौटा सकते हैं। ठीक है? हालांकि यदि संसद इस विधेयक को पुनः बिना किसी संशोधन के अथवा बिना किसी संशोधन के या संशोधन करके राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत करे तो राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देनी ही होगी। इस प्रकार राष्ट्रपति के पास संसद द्वारा पारित विधेयकों के संबंध में वीटो शक्ति होती है, अर्थात वह विधेयक को अपनी स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है। ठीक है? तो इस प्रकार ये रही राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। अब नोट बात करते हैं। नोट दिया है कि वीटो जो है लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है रोकना। अब भारत के राष्ट्रपति में 3 प्रकार की वीटो शक्ति निहित है। ठीक है? अब हम तीनों प्रकार की वीटो शक्ति की बात करेंगे। सबसे पहला है आत्यंतिक वीटो, अर्थात विधायिका द्वारा पारित विधेयक पर अपनी राय सुरक्षित रखना। ठीक है? आत्यंतिक वीटो में क्या होता है? अपनी राय सुरक्षित रखी जाती है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। फिर है निलंबनकारी वीटो, जो कि विधायिका द्वारा साधारण बहुमत द्वारा निरस्त की जा सके। फिर तीसरा है जेबी वीटो। इसमें क्या होता है? यह पॉकेट वीटो, जो कि विधायिका द्वारा पारित विधेयक पर कोई निर्णय नहीं करना।
तो विस्तार से देखते हैं। सबसे पहला है आत्यंतिक वीटो। इसमें इसका संबंध राष्ट्रपति की उस शक्ति से है जिसमें वह संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को अपने पास सुरक्षित रखता है। यह विधेयक इस प्रकार समाप्त हो जाता है और अधिनियम नहीं बन पाता। सामान्यतः यह वीटो निम्न दो मामलों में प्रयोग किया जाता है। पहला मामला है गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक के संबंध में, अर्थात संसद का वह सदस्य जो मंत्री ना हो उसके द्वारा प्रस्तुत विधेयक पर। दूसरा है सरकारी विधेयक के संबंध में जब मंत्रिमंडल त्यागपत्र दे दे, जब विधेयक पारित हो गया हो तथा राष्ट्रपति की अनुमति मिलना शेष हो और नया मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को ऐसे विधेयक पर अपनी सहमति ना देने की सलाह दे। फिर है अब निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो में क्या होता है, इस वीटो का प्रयोग तब करते हैं राष्ट्रपति जब किसी विधेयक को संसद को पुनर्विचार हेतु लौटाता है। ठीक है, मतलब कि इस वीटो का प्रयोग तब होता है जब कोई विधेयक संसद को पुनर्विचार हेतु लौटाया जाता है। हालांकि यदि संसद उस विधेयक को पुनः किसी संशोधन के बिना या तो संशोधन करने के बाद पारित कर राष्ट्रपति के पास भेजती है तो उस पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देना बाध्यकारी है। इसका अर्थ है कि राष्ट्रपति को इस वीटो को, उस विधेयक को साधारण बहुमत से पुनः पारित कराकर निरस्त किया जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार के वीटो को संसद निरस्त कर सकती है, किसके द्वारा? साधारण बहुमत के द्वारा। अब महत्वपूर्ण नोट है कि राष्ट्रपति धन विधेयक के मामलों में निलंबनकारी वीटो का प्रयोग नहीं कर सकते। महत्वपूर्ण बात है कि धन विधेयक में ऐसा संभव नहीं है। अब राष्ट्रपति किसी धन विधेयक को अपनी स्वीकृति या तो दे सकता है या उसे रोक कर रख सकता है, परंतु उसे संसद को पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। महत्वपूर्ण चीज है कि पुनर्विचार के लिए नहीं भेजा जा सकता किसको? धन विधेयक को। साधारणतः क्या होता है कि राष्ट्रपति धन विधेयक पर अपनी स्वीकृति उस समय दे देता है जब यह संसद में उसकी पूर्वानुमति से प्रस्तुत किया जाता है। देखो, साधारण सी बात है कि धन विधेयक जो है उसको संसद में तभी पेश किया जाता है जब राष्ट्रपति इस पर पहले से पूर्वानुमति दे दें। ठीक है, तो राष्ट्रपति ने इस पर पहले से पूर्वानुमति दे दी है कि आप इसको पारित करवाओ, तो उनकी पुनः आवश्यकता नहीं है कि ये फिर से इसको अनुमति दें और या तो पुनर्विचार के लिए भेजें। अब तीसरा है जेबी वीटो। इसमें क्या होता है, राष्ट्रपति की किसी विधेयक पर अनुमति देने या ना देने के निर्णय की लेने की सीमा का अभाव होने के कारण राष्ट्रपति जेबी वीटो का प्रयोग कर सकता है। ठीक है, मतलब कि ऐसी कोई समय सीमा नहीं है कि आप राष्ट्रपति पर दबाव डालें कि इतनी इतनी समय सीमा है, आपको इसमें इसको साइन करना है, इस पर अनुमति देनी है। क्योंकि अनुच्छेद 111 केवल यह कहता है कि यदि राष्ट्रपति विधेयक लौटाना चाहता है तो विधेयक को उसे पारित कर किए जाने के बाद यथाशीघ्र लौटा देगा। जेबी वीटो जो है शक्ति का प्रयोग, इसका उदाहरण की बात करें तो 1986 की बात आती है। 1986 ईस्वी में संसद द्वारा पारित भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक, जिस पर तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने कोई निर्णय नहीं लिया था। 3 वर्ष पश्चात 1989 ईस्वी में अगले राष्ट्रपति आर वेंकट रमन ने इस विधेयक को नई राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के पास पुनर्विचार हेतु भेजा, परंतु सरकार ने इसे रद्द करने का फैसला लिया था। ठीक है, तो हमने किस विधेयक की बात करी? भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक 1986। और जेबी वीटो जो है अनुच्छेद 111 में है, मतलब कि समस्त वीटो अनुच्छेद 111 में है। अब नोट दिया है कि संविधान संशोधन से संबंधित अधिनियमों में राष्ट्रपति के पास कोई वीटो शक्ति नहीं है। प्रश्न आ सकता है कि किस प्रकार के अधिनियमों में राष्ट्रपति के पास कोई भी वीटो शक्ति नहीं है, तो हमें सही उत्तर लगाना है संविधान संशोधन संबंधी। क्या हुआ था कि 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 में संसद ने संविधान संशोधन किया और उसमें कहा कि संविधान संशोधन प्रकार के विधेयकों पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देने के लिए बाध्यकारी बना दिया। ठीक है, मतलब कि राष्ट्रपति इस पर स्वीकृति देंगे ही देंगे किसी भी स्थिति में। अब अगला है राज्य विधायिका पर राष्ट्रपति का वीटो। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, मतलब महत्वपूर्ण विषय टॉपिक है कि राज्य विधायिका पर राष्ट्रपति का वीटो। इसे देखते हैं। राज्य विधायिकाओं के संबंध में राष्ट्रपति के पास वीटो शक्तियां होती हैं। राज्य विधायिका द्वारा पारित कोई भी विधेयक तभी अधिनियम बनता है जब राज्यपाल अथवा राष्ट्रपति, यदि विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ लाया गया हो, उस पर अपनी स्वीकृति दे देता है। तो जब कोई विधेयक राज्य विधायिका द्वारा पारित कर
राज्यपाल के विचारार्थ उसकी स्वीकृति के लिए लाया जाता है, तो अनुच्छेद 200 के अंतर्गत उसके पास 4 विकल्प होते हैं। किसके पास? किसकी बात कर रहे हैं हम? राज्यपाल की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो राज्यपाल के पास कितने विकल्प हैं? 4 विकल्प मौजूद हैं। पहला है, वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है, मतलब कि उसको पारित करवा सकता है। फिर दूसरा है, वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है, ठीक है? मतलब कि उसने उसको संभाल के रख लिया, अब उसका मन है कि उसको स्वीकृति देना या नहीं देना, ठीक है? उसको सुरक्षित रख लेना, इसको ही कहते हैं। अथवा तीसरा बिंदु है, वह विधेयक यदि धन विधेयक ना हो, उसको राज्य विधायिका को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, ठीक है? तो राज्य विधायिका को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है यदि वह धन विधेयक ना हो। और चौथा विकल्प है, वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचाराधीन आरक्षित कर सकता है, ठीक है? तो ये जो चौथा बिंदु है वही राष्ट्रपति से संबंधित है, ठीक है? तो जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित किया जाता है, तो राष्ट्रपति के पास फिर 3 विकल्प मौजूद होते हैं, ठीक? तो अब जो चौथा बिंदु है, अनुच्छेद 200 का चौथा बिंदु, जिसमें राष्ट्रपति के लिए विचाराधीन आरक्षित करता है राज्यपाल, तो उसमें राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प मौजूद होते हैं, जो कि अनुच्छेद 201 में आता है, ठीक है? महत्वपूर्ण है, आप कंफ्यूज मत होना, अनुच्छेद 200 और अनुच्छेद 201 में। तो 201 में है, वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है, अथवा वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है, अथवा वह राज्यपाल को यह निर्देश दे सकता है कि वह विधेयक यदि धन विधेयक नहीं है, को राज्य विधायिका के पास पुनर्विचार हेतु लौटा दे। और यदि राज्य विधायिका किसी संशोधन के बिना अथवा संशोधन करके पुनः पारित कर राष्ट्रपति के पास भेजती है, तो राष्ट्रपति इस पर अपनी सहमति देने के लिए बाध्य नहीं है, ठीक है? तो आपको ये ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति के पास यदि भेजता है, किसके बाद? संशोधन के बाद, और संशोधन ये बिना संशोधन के पुनः पारित करते हैं, तो राष्ट्रपति बाध्य नहीं है इस पर अपनी सहमति देने के लिए, जबकि राज्यपाल बाध्य होता है इस मामले में, ठीक है? अब इसका अर्थ है कि राज्य विधायिका राष्ट्रपति के वीटो को निरस्त नहीं कर सकती। इसके अतिरिक्त संविधान में यह समय सीमा भी तय नहीं है कि राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ रखे गए विधेयक पर राष्ट्रपति कब तक अपना निर्णय दे। इस प्रकार राष्ट्रपति राज्य विधेयकों पर अपना जेबी वीटो का प्रयोग कर सकता है, ठीक है? भारत में राष्ट्रपति के द्वारा संघ वित्त आयोग की सिफारिशों, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के प्रतिवेदन को संसद के पटल पर रखवाया जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। वे लगातार 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए, ठीक है? डॉक्टर एस राधाकृष्णन लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति बने तथा 1 बार राष्ट्रपति भी रहे। केवल बीवी गिरी जो थे, उनके कार्यकाल अर्थात निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी। मतलब कि पहली बार ऐसा हुआ था कि बीवी गिरी के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी। केवल नीलम संजीव रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं जो 1 बार चुनाव में हार गए और फिर बाद में निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है। अगला है उपराष्ट्रपति, ठीक है? अब बात करेंगे हम उपराष्ट्रपति की, जिनका उल्लेख अनुच्छेद 63 में है। तो संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान जो है अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है, ठीक है? तो उपराष्ट्रपति का प्रावधान अमेरिकी संविधान से प्रेरित है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 64 और अनुच्छेद 89 में मिलता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, अतः इसे मतदान का कोई अधिकार नहीं होता, किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत जो है उसको देने का अधिकार प्राप्त होता है, ठीक है? योग्यता क्या है? उपराष्ट्रपति की योग्यता के बारे में बात करें तो कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के योग्य तभी होगा जब वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तीसरा, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो। चौथा है, निर्वाचन के समय किसी प्रकार के लाभ के पद पर नहीं हो, वह संसद के किसी सदन या राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। और यदि ऐसा व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन का अपना स्थान, अपने पद
ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है। ठीक है, तो यह रही योग्यता। अब बात करते हैं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल की। ठीक है, जो कि अनुच्छेद 66(1) में है। तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है, और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। नोट दिया है कि संसद के दोनों सदनों से बनने वाले निर्वाचक गण में निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होते हैं। ठीक है, तो संसद के दोनों सदनों से बनने वाले निर्वाचक गण में निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होते हैं। उपराष्ट्रपति को अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी पड़ती है। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति को पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेनी पड़ती है, किसके द्वारा? राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष। अब पदावधि की बात करते हैं, तो उपराष्ट्रपति के की पदावधि जो है अनुच्छेद 67 में दी हुई है, और उपराष्ट्रपति पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा, परंतु उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकेंगे, जो कि अनुच्छेद 67 का में है। बी पॉइंट है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन व समस्त सदस्यों के बहुमत ने पारित किया है और जिससे लोकसभा सहमत है, किंतु इस खंड के प्रयोजन के लिए कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम 14 दिन की सूचना ना दे दी गई हो, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 67 खा में है। तो बी पॉइंट जो है साधारण भाषा में समझें तो उपराष्ट्रपति को हटाने से पहले उसे 14 दिन पूर्व एक सूचना देनी होगी, ठीक है, कि उसको हटाए जाने का प्रस्ताव पारित होने वाला है। तो अब आगे बढ़ते हैं सी विकल्प सी पॉइंट पर। उपराष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 67 गांव में मिलता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा राष्ट्रपति की तरह उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। निर्वाचन अवैध होने पर उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं होते। ठीक है, अब बात करते हैं भारत के उपराष्ट्रपतियों की। तो सबसे पहले हैं डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जो कि 1952 से 1962 तक रहे थे। ठीक है, 10 वर्ष का इनका कार्यकाल था। इनके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन, फिर वीवी गिरी, फिर चौथे नंबर पर जीएस पाठक अर्थात गोपाल स्वरूप पाठक, फिर 5वें नंबर पर बीडी जत्ती, 6वें नंबर पर न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह, 7वें नंबर पर आर वेंकटरमन, 8वें नंबर पर डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, 9वें नंबर पर के आर नारायण, 10वें नंबर पर कृष्णकांत, 11वें नंबर पर भैरव सिंह शेखावत, 12वें नंबर पर हामिद अंसारी, 13वें नंबर पर एम वेंकैया नायडू तथा 14वें नंबर पर जगदीप धनखड़। ठीक है, अभी जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया है, जिनके बाद अभी 2025 में सीपी राधाकृष्णन को भारत का उपराष्ट्रपति बनाया गया है। तो सीपी राधाकृष्णन जो है वह 15वें क्रम के उपराष्ट्रपति हैं। ठीक, तो 15वें राष्ट्रपति जो है, इसमें टाइप नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो आप इसको राधाकृष्णन, सीपी राधाकृष्णन 15वें उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि उपराष्ट्रपति बनने से पहले डॉक्टर एस राधाकृष्णन सोवियत संघ में राजदूत थे। ठीक है, तो एस राधाकृष्णन जो थे सोवियत संघ में राजदूत के पद पर नियुक्त थे। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रपति के पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करता है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 65 में दिया गया है। ठीक है, तो अनुच्छेद 65 में दिया गया है ऐसा। फिर उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की अधिकतम अवधि जो है 6 महीने की होती है। इस दौरान राष्ट्रपति का चुनाव करा लेना अनिवार्य होता है। राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते समय उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति की सब शक्तियों, उन्मुक्तियों, उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकार का अधिकार प्राप्त होगा। नोट दिया है, जिस किसी कालावधि में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है वह राज्यसभा के उपसभापति के पद के कार्यों को नहीं करेगा।
और अनुच्छेद 97 के अधीन राज्यसभा के सभापति के वेतन या भत्ते का हकदार नहीं होगा। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जिस किसी कालावधि में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं, वह राष्ट्रपति के सभापति के पद के कार्यों को नहीं करेगा। ठीक है, और अनुच्छेद 97 के अधीन राज्यसभा के सभापति के वेतन भत्ते का हकदार नहीं होगा। अगला है प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यह वास्तविक कार्यपालिका है। अभी हम पढ़ रहे थे नाममात्र की कार्यपालिका जिसमें राष्ट्रपति शामिल थे, अब पढ़ेंगे हम वास्तविक कार्यपालिका। संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन व सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद होती है, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है वह राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करके लोकसभा की कुल सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी, जो कि 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा उपबंध किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 75(2) के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर पद धारण करेंगे और अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। ठीक है, तो हमने अभी तक अनुच्छेद 75 देखा। ठीक है, अनुच्छेद 74 में क्या है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन हेतु व सलाह हेतु एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधानमंत्री होगा। फिर अनुच्छेद 75 देखा, जिसमें प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेंगे। ठीक है, और उनकी जो कुल संख्या है वो लोकसभा के कुल सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होगा। फिर अनुच्छेद 75(2), इसमें मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर धारण करेंगे और अनुच्छेद 75(3) क्या कहता है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। अगला है पद ग्रहण से पूर्व प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री को राष्ट्रपति के सामने पद और गोपनीयता की शपथ लेनी पड़ती है, जो कि अनुच्छेद 75(4) में है। फिर मंत्रिपरिषद का सदस्य बनने के लिए वैधानिक दृष्टि से यह आवश्यक है कि व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य हो। यदि व्यक्ति मंत्री बनते समय संसद सदस्य नहीं हो तो उसे 6 महीने के अंदर संसद सदस्य बनना अनिवार्य है, नहीं तो उसे अपना पद छोड़ना होगा। यह है अनुच्छेद 75(5). सभी मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और उपमंत्रियों को निशुल्क निवास स्थान और अन्य सुविधाएं प्राप्त होती हैं। यदि लोकसभा किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित करे अथवा उस विभाग से संबंधित विधेयक को रद्द कर दे तो समस्त मंत्रिमंडल को इस त्याग पत्र देना होता है। अब बात करते हैं भारत के सभी प्रधानमंत्रियों की। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, जिनका कार्यकाल था 15 अगस्त 1947 से 27 मार्च 1964 तक। फिर दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, इनके बाद इंदिरा गांधी, इनके बाद मोरारजी देसाई चौथे नंबर के, 5वें नंबर पर चौधरी चरण सिंह, 6वें नंबर पर पुनः इंदिरा गांधी, 7वें नंबर पर राजीव गांधी, 8वें नंबर पर विश्वनाथ प्रताप सिंह, जिनको बीपी सिंह भी कहते थे। फिर 9वें नंबर पर चंद्रशेखर, फिर 10वें नंबर पर पीवी नरसिम्हा राव, 11वें नंबर पर अटल बिहारी वाजपेयी, 12वें नंबर पर HD देवेगौड़ा, 13वें नंबर पर IK गुजराल, ठीक है, और 14वें नंबर पर अटल बिहारी वाजपेयी, 15वें नंबर पर अटल बिहारी वाजपेयी पुनः, फिर 16वें नंबर पर डॉक्टर मनमोहन सिंह, इसके बाद 17वें नंबर पर नरेंद्र मोदी, जो कि अभी तक प्रधानमंत्री पद पर विराजमान है। सबसे लंबा कार्यकाल की बात करें तो वह था हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का। दूसरे नंबर का पॉइंट है प्रथम केंद्र कांग्रेसी प्रधानमंत्री एवं प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री की बात करें तो वे थे हमारे मोरारजी देसाई। ठीक है, मोरारजी देसाई प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे और इन्होंने प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री थे। और तीसरा पॉइंट है लोकसभा का सामना न करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे तीसरे नंबर के, मतलब तीसरा पॉइंट था चौधरी चरण सिंह। ठीक है, तो चौधरी चरण सिंह जो थे वह लोकसभा का सामना ना करने वाले पहले प्रधानमंत्री थे। इसके बाद
चौथा पॉइंट है विश्वनाथ प्रताप सिंह के लिए अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए गए पहले प्रधानमंत्री कौन थे? विश्वनाथ प्रताप सिंह। अब पांचवा पॉइंट है किसके लिए, देख लेते हैं एक बार। यह है पीवी नरसिम्हा राव के लिए। तो पांचवा पॉइंट है पीवी नरसिम्हा राव के लिए पद ग्रहण करने के समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। ठीक है, मतलब कि वो सांसद नहीं थे, ना तो राज्यसभा के ना तो लोकसभा के। कौन? नरसिम्हा राव। अब है सबसे छोटा कार्यकाल 13 दिन का, ये किसका था? ये था हमारे अटल बिहारी वाजपेयी का। इसके बाद सातवां पॉइंट है पद ग्रहण करते समय विधानसभा सदस्य कौन थे? तो ये थे हमारे एच डी देवेगौड़ा। ठीक है, एच डी देवेगौड़ा जो थे वह पद ग्रहण करते समय विधानसभा सदस्य थे। अब महत्वपूर्ण पॉइंट है कि 3 प्रधानमंत्रियों जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री तथा श्रीमती इंदिरा गांधी, इनकी मृत्यु उनकी पदावधि के दौरान हो गई थी। दूसरा अगला पॉइंट है लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु 11 जनवरी 1966 को भारत से बाहर ताशकंद में हुई थी। मोरारजी देसाई सबसे अधिक उम्र में एवं राजीव गांधी सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, गुलजारी लाल नंदा 27 मई 1964 से 9 जून 1964 ईस्वी तक एवं 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1966 ईस्वी तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, तो गुलजारी लाल नंदा जो है वह 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, पहली बार तो तब बने थे जब लाल बहादुर शास्त्री अ, तो पहली बार तो तब बने थे जब जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई थी पद पर। उसके बाद दूसरी बार जब बने जब लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई थी। तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, अब मंत्री जो है, मंत्री 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री तथा उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री जो है विभाग के अध्यक्ष होते हैं और प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट मंत्री को मिलाकर मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। आपको बता दें कि मंत्रिमंडल जो शब्द है इसका प्रयोग अनुच्छेद 352 में किया गया है। ठीक है, मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कौन करते हैं? राष्ट्रपति। अब प्रधानमंत्री लोकसभा के नेता होते हैं। वह राष्ट्रपति को संसद का सत्र आहूत करने एवं सत्रावसान करने संबंधी परामर्श देते हैं। वह किसी भी समय लोकसभा को विघटित करने की सिफारिश राष्ट्रपति से कर सकते हैं। अगला पॉइंट है प्रधानमंत्री सभा पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है। प्रधानमंत्री नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद तथा राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के अध्यक्ष होते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद की भी संवाद की मुख्य कड़ी है। ये अनुच्छेद 78 में आता है। ठीक है, ध्यान से याद रखना है हमें। अगला है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को विभिन्न अधिकारियों जैसे भारत का महान्यायवादी, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष एवं उसके सदस्यों, चुनाव आयुक्तों, वित्त आयोग का अध्यक्ष एवं उसके सदस्यों एवं अन्य नियुक्ति के संबंध में परामर्श देता है। अगला बिंदु है प्रधानमंत्री किसी मंत्री को त्यागपत्र देने अथवा राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है। ठीक है, प्रधानमंत्री किसी मंत्री को त्यागपत्र देने अथवा राष्ट्रपति को उसे बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है और वह मंत्रिपरिषद बैठक की अध्यक्षता करता है तथा अपने पद से त्यागपत्र देकर मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकता है। मतलब कि यदि प्रधानमंत्री इस्तीफा देते हैं तो उनके साथ ही समस्त मंत्रिमंडल भंग हो जाता है। फिर नोट है प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, अतः जब जब प्रधानमंत्री त्यागपत्र देते हैं अथवा उनकी मृत्यु हो जाती है तो अन्य मंत्री कोई भी कार्य नहीं कर सकते। अन्य शब्दों में प्रधानमंत्री की मृत्यु अथवा त्यागपत्र से मंत्रिपरिषद स्वयं ही विघटित हो जाती है और एक शून्यता उत्पन्न हो जाती है। प्रधानमंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल प्रथम प्रधानमंत्री JL नेहरू अर्थात जवाहरलाल नेहरू का था। वे कुल 16 वर्ष 9 महीने एवं 12 दिन तक अपने पद पर बने रहे थे। आगे बढ़ते हैं। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी बनी। वे ऐसी पहली व्यक्ति रहीं जो 2 अलग-अलग अवधियों में प्रधानमंत्री रहीं। पहली बार इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो वह राज्यसभा की सदस्य थीं। फिर अगला पॉइंट है चरण सिंह एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जो कभी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए और विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह हुए हैं। ठीक है, तो हमें दोनों ये जो पॉइंट है बहुत महत्वपूर्ण है।
ये चरण सिंह जो ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कभी भी लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए थे। फिर मत प्राप्त करने में असफल होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह रहे थे। एक कार्यकाल में सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, जो कि मात्र 13 दिन तक प्रधानमंत्री पद पर रहे थे। कैबिनेट मंत्रियों में सबसे बड़ा कार्यकाल जो है जगजीवन राम का रहा है, जो लगभग 32 वर्ष केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहे। ठीक है, तो 32 वर्ष तक एक व्यक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहा, वह था जगजीवन राम। सबसे लंबी अवधि तक एक ही विभाग का कार्यभार संभालने वाली केंद्रीय मंत्री राजकुमारी अमृत कौर थी। अब अगला पॉइंट है मंत्रिमंडल सचिवालय। मंत्रिमंडल सचिवालय भारत सरकार के नियम 1961 के अंतर्गत प्रत्यक्ष तौर पर प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है। ठीक है, इसका प्रशासनिक प्रमुख जो है कैबिनेट सचिव होता है। कैबिनेट सचिव सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। मंत्रिमंडल सचिवालय मंत्रिमंडल बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करता है। वह मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालयी सहायता भी प्रदान करता है। यह विभिन्न मंत्रालयों के बीच समन्वय स्थापित करता है। अब नोट है कि मंत्रालयों को वित्तीय संसाधनों का आवंटन वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, ना कि मंत्रिमंडल सचिवालय के द्वारा। ठीक है, तो यह रही हमारी संघीय कार्यपालिका। उम्मीद है आप सभी दोस्तों को यह पसंद आई होगी। तो कृपया आप सभी हमारे चैनल जीके बाय शौर्या को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए तथा अधिक से अधिक इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि हमारी एक छोटी सी पहल आपके सिलेक्शन के प्रति एक छोटा सा कदम हो। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू सो मच।